हम यहाँ एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक जीव की बात कर रहे हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को लगातार चकमा दे रहा है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है। हम मलेरिया के खिलाफ चल रही उस ऐतिहासिक और कभी ना खत्म होने वाली जंग के अंदर उतरने वाले हैं। एकदम सही समय है इस पर बात करने का, है ना? क्योंकि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2025 और विश्व मलेरिया दिवस 2026 की कुछ नई रणनीतियां भी आई हैं। लेकिन ये चर्चा सिर्फ कुछ मेडिकल अपडेट्स के बारे में नहीं है। आज हम उस क्या कहते हैं उसे प्रोग्रेस के विरोधाभास को समझने वाले हैं। द पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस। हाँ बिल्कुल, यानी कैसे हमारी ही वैज्ञानिक सफलताएं अनजाने में एक अधिक ताकतवर और अदृश्य बीमारी को जन्म दे रही हैं। देखिए, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम किसी स्थिर दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं। हम जैसे जैसे नई दवाएं और नई तकनीक लाते हैं, मलेरिया का परजीवी भी उसी के हिसाब से खुद को विकसित कर लेता है। ये एक तरह की विकासवादी हथियारों की दौड़ है, एक एवोल्यूशनरी आर्म्स रेस। तो चलिए इस दौड़ के सबसे नए और शायद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव से शुरू करते हैं। बात करते हैं उन मरीजों की जो सबसे ज्यादा नाजुक हैं, यानी नवजात शिशु। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इतने सालों के मेडिकल एडवांसमेंट के बावजूद ये तथ्य बहुत ही चौंकाने वाला है कि हाल ही तक 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए मलेरिया की कोई सटीक दवा थी ही नहीं। ये बाल रोग चिकित्सा का मतलब पीडियाट्रिक्स का एक बहुत ही पुराना और अंधकार में पहलू रहा है। अच्छा? हाँ, दशकों से मेडिकल साइंस में एक अलिखित नियम सा बन गया था कि बच्चों को बस छोटे वयस्क मान लिया जाए। छोटे वयस्क? हाँ, लेकिन एक नवजात शिशु का शरीर किसी एडल्ट का छोटा रूप नहीं होता है। उनका मेटाबॉलिज्म, उनके अंगों के काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता है। या मुझे थोड़ा उलझन हो रही है। अगर एक वयस्क को 500 मिलीग्राम की गोली दी जाती है, तो क्या हम उस गोली का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, मान लीजिए 50 मिलीग्राम, पीसकर उस बच्चे को नहीं दे सकते? सुनने में ये लॉजिकल लगता है। हाँ, क्योंकि दवा तो वही है, बस मात्रा कम कर दी। इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि दवा का शरीर में टूटना और पचना सिर्फ वजन पे निर्भर नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? एक नवजात शिशु का लिवर और उसकी किडनी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं। वयस्क का लिवर जिन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके रसायनों को तोड़ता है, वो एंजाइम्स 1-2 किलो के बच्चे के लिवर में या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। अरे बाप रे! तो अगर आप किसी वयस्क की दवा को पीसकर बच्चे को देते हैं, तो दवा शरीर में जाकर जमा होने लगती है, क्योंकि लिवर उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है। यानी वो दवा इलाज करने के बजाय शरीर में जहर का काम करने लगेगी। बिल्कुल, जिसे हम मेडिकल भाषा में टॉक्सिसिटी कहते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी वयस्क की शर्ट को काटकर एक नवजात को पहनाने की कोशिश करना। वो कभी फिट नहीं बैठेगा और उल्टा खतरनाक हो सकता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। वो क्या? अगर डर के मारे आप दवा की बहुत कम मात्रा देते हैं, तो शरीर में दवा का स्तर इतना नहीं बन पाता कि वो परजीवी को मार सके। तो परजीवी बच जाता है। हाँ, और परजीवी मरता नहीं है, बल्कि वो उस दवा के संपर्क में आकर ये सीख जाता है कि इस रसायन से कैसे बचना है। आप अनजाने में परजीवी को उस दवा के प्रति रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी बना रहे होते हैं। अब समझ में आया कि सटीक दवा का ना होना कितना खतरनाक था। हम या तो बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे थे या परजीवी को ट्रेनिंग दे रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत हासिल हुई है। WHO ने पहली बार आर्टेमिथर लुमेफाइंट्रीन नाम की दवा को 2 से 5 किलोग्राम वजन वाले नवजात शिशुओं के लिए विशेष रूप से प्री क्वालिफाई किया है। ये प्रिसिजन मेडिसिन या सटीक उपचार की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ये दवा अब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और प्रभावशीलता के सबसे कड़े मानकों को पार कर चुकी है। क्या बात है! इसका फॉर्मुलेशन खास तौर पर नवजात बच्चों के अविकसित लिवर और उनके मेटाबॉलिज्म को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके प्रभाव का पैमाना देखिए, सिर्फ अफ्रीका में हर साल लगभग 3 करोड़ शिशु जन्म लेते हैं जो मलेरिया के भारी जोखिम वाले क्षेत्रों में आते हैं। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये दवा सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये उन करोड़ों बच्चों के लिए जीवन दान है जिन्हें पहले या तो गलत दवा मिलती थी या कोई दवा ही नहीं मिलती थी। सही कहा आपने। ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने जैसा है। देखिए, एक पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य किसी भी महाद्वीप के आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव होता है। जब बच्चे सुरक्षित होते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कम होता है और परिवार आर्थिक रूप से अधिक स्थिर हो पाते हैं। ये जीत सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है, इसका असर जमीन पर बहुत गहरा होगा। बिल्कुल। तो ये तो ही हमारी एक बड़ी जीत की बात, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये एक हथियारों की दौड़ है। हाँ, हमने बच्चों के लिए दवा तो बना ली, पर अगर डॉक्टर को ये पता ही ना चले कि बच्चे को मलेरिया है, तो दवा किस काम की? यही सबसे डरावना हिस्सा है। हाँ, और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही डरावने मोड़ पर आती है।
मलेरिया के परजीवी, खासतौर पर प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ने छिपने का एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो मतलब हमारी सारी डायग्नोस्टिक तकनीक को अंधा कर रहा है। ये एक ऐसा संकट है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। मैं तो सोचकर ही हैरान हूँ। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे टेस्ट काम कैसे करते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। हम जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या आरडीटी इस्तेमाल करते हैं, वही प्लास्टिक की छोटी सी किट जिसमें खून की एक बूंद डालते ही लाइनें आ जाती हैं। वो असल में खून में परजीवी को नहीं देखती। जी नहीं, वो एक खास प्रोटीन को खोजती है जिसका नाम है HRP2 यानी हिस्टिडीन रिच प्रोटीन 2। HRP2। इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी विमान को आसमान में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम उसके इंजन की एक खास आवाज को अपने रडार से पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो HRP2 वही इंजन की आवाज है। बिल्कुल। जैसे ही परजीवी शरीर में आता है वो ये HRP2 प्रोटीन छोड़ता है। हमारी किट इस प्रोटीन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है और तुरंत पकड़ लेती है कि परजीवी शरीर में मौजूद है। लेकिन जो नया डेटा सामने आया है उसके मुताबिक अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र और कुछ अन्य जगहों पर इस परजीवी ने अपने अंदर से वो जीन ही हटा दिया है जो HRP2 बनाता है। हाँ, और ये बहुत चौंकाने वाला है। रुको, ये कैसे संभव है? क्या एक कोशिकीय जीव के पास इतना दिमाग है कि वो जानबूझकर अपना फिंगरप्रिंट या इंजन की आवाज मिटा दें ताकि वो रडार से बच सके? देखिए, ये जानबूझकर किया गया काम नहीं है और यही जीव विज्ञान की सबसे क्रूर और शानदार सच्चाई है। परजीवी के पास कोई दिमाग नहीं है जो ये सोचे कि मुझे अपना जीन डिलीट करना है। यहाँ डार्विन का प्रकृति चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन काम कर रहा है। तो ये हुआ कैसे? मतलब अचानक से जीन गायब? होता ये है कि जब परजीवी प्रजनन करते हैं तो करोड़ों की संख्या में पैदा होते हैं। इनमें से कुछ में रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन यानी अचानक हुए बदलाव के कारण HRP2 जीन गायब हो गया। अब हमने क्या किया? हमने अपने RDT टेस्ट के जरिए उन सभी परजीवियों को ढूंढ कर मार डाला जिनके पास HRP2 था। ओह, तो क्योंकि हमने HRP2 वाले परजीवियों को खत्म कर दिया, वो म्यूटेंट परजीवी जिनमें ये प्रोटीन नहीं था वो बच गए। सटीक रूप से यही हुआ। वो म्यूटेंट परजीवी हमारे टेस्ट किट में दिखाई नहीं दिए। मरीज को लगा उसे कोई साधारण बुखार है, उसने मलेरिया की दवा नहीं ली और वो म्यूटेंट परजीवी मरीज के शरीर में सुरक्षित बच गया। और फिर उसने प्रजनन किया होगा। बिल्कुल, उसने प्रजनन किया और दूसरे मच्छरों के जरिए और लोगों में फैल गया। हमने अनजाने में अपनी ही बेहतरीन टेस्ट किट के जरिए इस अदृश्य परजीवी को पूरी दुनिया में फैलने का मौका दे दिया। यार, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। हमारी सबसे बड़ी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी विफलता का कारण बन गई। जी हाँ, मतलब हमने ही उस अदृश्य विमान को इवोल्यूशन के जरिए तैयार किया है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है जमीन पर? नतीजा ये है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में मरीजों में मलेरिया के गंभीर लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन जब टेस्ट किया जाता है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। बीमारी है पर दिख नहीं रही। ये तो बहुत खतरनाक है। और जब तक सही बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे न सिर्फ मौत का आंकड़ा बढ़ता है बल्कि परजीवी को समुदाय में फैलने का पूरा समय मिल जाता है। तो ऐसे में विज्ञान कैसे पलटवार कर रहा है? अगर दुश्मन ने अपनी इंजन की आवाज ही बदल दी है तो हमारा रडार तो पूरी तरह से बेकार हो गया ना? तो विज्ञान ने अब रडार की फ्रीक्वेंसी बदल दी है। अच्छा। हाँ, WHO ने हाल ही में 3 नए त्वरित निदान परीक्षणों को मंजूरी दी है। ये नए RDT अब HRP2 को नहीं ढूंढते। तो फिर किसे ढूंढते हैं? ये एक दूसरे प्रोटीन को अपना लक्ष्य बनाते हैं जिसका नाम है PFLDH। PFLDH, ये क्या है? और क्या गारंटी है कि परजीवी कल को इसे भी डिलीट नहीं कर देगा जैसे उसने पहला वाला किया? यहाँ बायोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प नियम लागू होता है। परजीवी अपने शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसे ही नहीं मिटा सकता। HRP2 प्रोटीन शायद परजीवी के जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी नहीं था, इसलिए उसके बिना भी म्यूटेंट परजीवी मजे से जीवित रह गए। अच्छा। लेकिन PFLDH एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। ये परजीवी के ऊर्जा बनाने के चक्र यानी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। ओहो, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो आसानी से छोड़ सके। अगर उसने PFLDH को डिलीट किया तो वो खुद ही भूख से या ऊर्जा की कमी से मर जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। विज्ञान ने परजीवी की दुखती रग पकड़ ली है। कमाल है। इन नए टेस्ट ने हमें डायग्नोसिस के अंधेरे से बाहर निकाला है। अब हम उन म्यूटेंट परजीवियों को भी पकड़ सकते हैं जो खुद को अदृश्य समझने लगे थे। क्या बात है। ये एक बेहतरीन वैज्ञानिक जवाबी हमला है। ये एक अविश्वसनीय माइक्रोबायोलॉजिकल युद्ध है
जो हर एक मरीज के खून के अंदर चल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया से थोड़ा बाहर आते हैं। चलिए दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। अगर हम इन नई दवाओं और नए टेस्ट को समग्र रूप से देखें तो क्या हम ये जंग जीत रहे हैं? विश्व मलेरिया रिपोर्ट के जो नए आंकड़े हैं वो क्या तस्वीर पेश करते हैं? जब हम मैक्रो पिक्चर यानी वैश्विक आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर बहुत ही जटिल और विरोधाभासी नजर आती है। विरोधाभासी कैसे? देखिए, विश्व मलेरिया दिवस 2026 की थीम रखी गई है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ये नारा तो बहुत ही उम्मीद भरा है। नारा तो बहुत सकारात्मक है, लेकिन 2024 के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मुझे डराते हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में पूरी दुनिया में मलेरिया के 282 मिलियन यानी लगभग 28 करोड़ 20 लाख मामले सामने आए और करीब 6,10,000 लोगों की मौत हुई। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में ज्यादा हैं। और यहीं पर हमें उस पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस को फिर से याद करना होगा। हाँ, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि साल 2000 से लेकर अब तक 1.4 करोड़ जानें बचाई गई हैं। दुनिया के 47 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। 25 देशों में मलेरिया की नई वैक्सीन लगाई जा रही हैं। जो मच्छरदानियां बांटी जा रही हैं उनमें से 84% एडवांस टेक्निक वाली हैं। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, नई दवाएं आ रही हैं, नए टेस्ट आ रहे हैं, फिर मामले और मौतें क्यों बढ़ रही हैं? इसे पब्लिक हेल्थ की दुनिया में लास्ट माइल प्रॉब्लम या आखिरी मील की चुनौती कहा जाता है। लास्ट माइल प्रॉब्लम। हाँ, जब आप किसी बीमारी से लड़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आता है। आप साधारण मच्छरदानियां बांटते हैं, बुनियादी दवाएं देते हैं और करोड़ों लोग बच जाते हैं। लेकिन जो परजीवी इन बुनियादी हमलों से बच निकलते हैं वो सबसे जिद्दी, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं। यानी अब हम मलेरिया के उस बचे हुए 10 या 20% हिस्से से लड़ रहे हैं जो अब तक का सबसे खतरनाक रूप है। सही कहा। अब हमारे सामने वो मच्छर है जिन पर साधारण कीटनाशक का असर नहीं होता। ओहो। हमारे सामने वो परजीवी हैं जो साधारण टेस्ट में नहीं दिखते और पुरानी दवाओं से नहीं मरते। इनसे लड़ने के लिए हमें नई जेनरेशन की उन्नत मच्छरदानियां, PFLDA जैसे महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट और बच्चों के लिए खास तरह की दवाएं चाहिए। और यहीं पर फंडिंग या वित्तीय सहायता का पेंच फंस जाता है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। उन्नत तकनीकें महंगी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया को खत्म करने के लिए जिस तेजी से और जितने बड़े पैमाने पर फंडिंग आनी चाहिए थी वो कम हो रही है। और जब फंड कम होता है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं जगहों पर पड़ता है जहां ये बीमारी सबसे ज्यादा है, जैसे कि सब सहारन अफ्रीका। ये तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब ये ऐसा है कि आपने 80% आग बुझा दी है, लेकिन अगर आपने बची हुई 20% आग को बुझाने के लिए पानी की सप्लाई रोक दी तो वो आग फिर से फैल जाएगी। हाँ, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा भयानक होगी। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में भारत जैसे देशों की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो वो अभी उन 47 मलेरिया मुक्त देशों की सूची में शामिल नहीं है। जी नहीं। लेकिन भारत ने 2030 तक खुद को मलेरिया मुक्त करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। देखिए, भारत का जनसांख्यिकीय आकार, उसकी भौगोलिक विविधता और जनसंख्या को देखते हुए ये लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। भारत के पास अलग अलग तरह का मौसम है, घने जंगल हैं, शहरी बस्तियां हैं जो मच्छरों के पनपने के लिए अलग अलग तरह के वातावरण देते हैं। तो अगर भारत इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने इतने बड़े सिस्टम के साथ 2030 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो ये वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश होगा। हाँ, ये साबित करेगा कि अगर सही रणनीति और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इतने बड़े पैमाने पर भी इस बीमारी को हराया जा सकता है। ये दुनिया भर के अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बन जाएगा। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस का जो बयान है वो इस पूरी स्थिति का बहुत अच्छा सारांश देता है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि मलेरिया का उन्मूलन अब कोई दूर का सपना नहीं है। ये एक वैज्ञानिक और वास्तविक संभावना है। हमारे पास इसके लिए जरूरी उपकरण भी मौजूद हैं। भ्रामक बीमारियां किसी देश का नक्शा या बॉर्डर देखकर नहीं फैलती। आज हम मलेरिया के परजीवी के म्यूटेशन को ट्रैक करने के लिए जो ग्लोबल सर्विलांस नेटवर्क बना रहे हैं, जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग की तकनीक विकसित कर रहे हैं, वही ढांचा हमें भविष्य में आने वाली किसी डिजीज X या नई महामारी से भी बचाएगा। वैश्विक स्वास्थ्य एक साझा जिम्मेदारी है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। स्वास्थ्य कभी भी सिर्फ एक देश का मुद्दा नहीं हो सकता। बिल्कुल।